मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यस सर, आ रही है। यस आ जा सर, गुड रहा है। इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। धन्यवाद गणेश सर का। तो गणेश भाई एक्चुअली में अपने आप में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखते हैं गुड इवनिंग और सर। उन्होंने मुझको मौका दिया यहाँ पे आप लोगों के बीच इंटरेक्शन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया है गणेश सर के द्वारा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें बिहार लोक सेवा आयोग की 53वीं 55वीं परीक्षा की तैयारी हमने भी की थी। तो वो अनुभव है हमारे पास जो हम चाहेंगे कि आपके साथ साथ किया जाए। इसके अलावा अन्य एग्जाम्स भी मैं देता रहा हूँ। एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको पहले अपना देना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है सर। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही है आपकी आवाज आ रही है। मेरा नाम शर्मा, मैं पूरा नाम लिखता हूँ और मैं अवर निर्वाचन पदाधिकारी हूँ निर्वाचन विभाग में। और मैं मतदाता जागरूकता से जुड़े कार्यों को पूरे बिहार राज्य के लिए देखता हूँ, उसका नोडल। और किस तरीके से मतदाता जागरूकता से संबंधित सूचनाएं लोगों तक पहुंचे, उनको जानकारी मिले और वो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े, ये मेरा काम है। उसकी नीतियां बनाना, उसकी पॉलिसी बनाना और उसको एग्जीक्यूट कराना, उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे कराना, ये मैं कार्य करता हूँ। दूसरी बात, की तैयारी करने के पूर्व मैं मीडिया का एक छात्र था। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा किया है जर्नलिज्म का। और उसके बाद मैं अखबार में कुछ दिन नौकरी मैंने किया। दिल्ली में एक बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार आता है, आर्थिक पत्रकारिता पे आधारित ये अखबार है। तो उसके लिए मैंने करस्पॉन्डेंट के तौर पे कार्य। और यूपीएससी की तैयारी के दौरान मैं राज्य सेवाओं के लिए भी पीसीएस के एग्जाम देता था। तो उसी क्रम में मेरा कई राज्यों का पीटी निकला था, और जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी राज्यों का मैंने एग्जाम दिया। सभी में पीटी क्लियर हुआ, सभी में मेंस दिया, लेकिन अंतिम चयन मेरा बिहार में हुआ। तो ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय था, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को ध्यान में रख के बताने लायक था। इसकी तैयारी पे सीधे मुद्दे पे बात पे आते हैं। जितना मैंने मेंस लिखा है उसमें मेरा मध्य प्रदेश का भी मेंस निकला था, और फिर मैंने मध्य प्रदेश छोड़ के बिहार को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में रैंक थोड़ा और नीचे थी। तो मैंने बिहार में ही अंतिम रूप से यहाँ चयन किया, यहाँ निर्वाचन रखा था। अब मेंस की तैयारी को लेके कुछ बातें, क्योंकि 53 से 55 के बाद से लेके अभी तक काफी कुछ पैटर्न चेंज हो चुका है, काफी कुछ बदल चुका है। और अब विज्ञान पे आधारित आपके पेपर हैं, जनरल स्टडीज पे आधारित जो पेपर हैं वो बढ़ गए हैं। मेरी जानकारी जो ये है वो सही है ना? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जनरल स्टडीज के पेपर सही है ना? जी यस सर। ठीक है। तो जी मेरे जी हिसाब से अब आप लोगों का एक विषय होता है जिसके 2 पेपर देने होते हैं, और वो विषय आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है। जैसे लेबर स्टडी आपको लेना हो, लेबर लॉ लेना हो, एंथ्रोपोलॉजी लेना हो, ज्योग्राफी लेना हो, जियोलॉजी लेना हो, मतलब एक विषय रहेगा जिसका आप लोग हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों को जनरल स्टडी के 4 पेपर देने होंगे। 2 ही पेपर है सर जनरल स्टडीज के। पेपर है अच्छा, सर, पेपर है। GS1 GS2 और एक सब्जेक्ट है जिस, अच्छा, GS1 GS2, ऑप्शनल सर जी। और ऑप्शनल आपका एक है जिसमें ऑप्शनल 2 पेपर हैं। अच्छा ठीक है। और क्या निबंध का पेपर अलग से है? नहीं सर, निबंध नहीं है। मतलब हिंदी वाला? जी नहीं, हिंदी का 100 नंबर। अच्छा, निबंध नहीं है। हिंदी का है जो क्वालिफाइंग। जी सर, यस सर, हिंदी क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग
ठीक ठीक ठीक। चलिए मैं समझ गया। तो अब आप लोगों के मतलब 2 जीएस के पेपर हैं और एक पेपर आप लोगों का है जो आप लोग मेंस विषय उसके 2 पेपर होंगे और एक हिंदी है जो क्वालिफाइंग लेवल पे है। क्योंकि हम लोगों ने जब 53-55 दिया था तो पैटर्न अलग था उस समय, और उसके बाद मैं यूपी पीसीएस मैंने 1-2 बार का, तो वहां का मेंस का पैटर्न ये हो गया था, इसलिए वो ध्यान में बैठा हुआ। देखिए मेंस के उत्तर लिखते समय बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। 2 बिंदुओं पे अपनी बात रखना चाहूंगा। पहला बिंदु तो ये है कि जब आप जनरल स्टडी का कोई प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो उसका, और दूसरा जब आप अपने विषय का उत्तर जो लिख रहे हैं, जिस विषय का चयन करके आप मेंस की परीक्षा दे रहे हैं उसके संदर्भ में, तो यहाँ 2 कॉन्टेक्स्ट हो गए, एक जनरल स्टडी का आंसर राइटिंग और एक आपके विषय की आंसर राइटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टडी की जो आंसर राइटिंग है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मांगती है। अब ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेखन का एक प्राथमिक गुण है कि किसी भी तरीके के लेखन में भारत में महिला आंदोलनों के ऊपर प्रकाश डालिए और वर्तमान में महिला आंदोलनों की क्या प्रासंगिकता है उस पर अपने विचार स्पष्ट किए। अब ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न की शुरू हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, का इतिहास क्या रहा है और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या रह गई। तो अब ये सवाल ऐसा है जिसमें आपको क्रोनोलॉजी के साथ अपना उत्तर शुरू करना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी कहने का मतलब है कि इस उत्तर में आप जब महिला आंदोलन भारत में शुरू हुए हैं तो वो पृष्ठभूमि भी आपको डालनी होगी। उस पे महिला आंदोलनों पे आर्थिक प्रभाव क्या रहा है वो पृष्ठभूमि भी आपको डालनी होगी। राजनैतिक प्रतिक्रियाएं उस पे कैसी रही हैं या राजनैतिक, वो आपको डालनी पड़ेगी। सामाजिक प्रभाव क्या रहा है, जनता का कहाँ कहाँ समर्थन रहा है, कहाँ कहाँ उनका प्रतिकार हुआ है। जैसे 1986 जैसे दहेज विरोधी कानून है, तो जब नया नया दहेज 1 में, तो इसका प्रतिकार समाज में हुआ। पहले ऐसा नहीं था कि ये कानून आते ही तुरंत हाथों हाथ स्वीकार कर लिया गया, बहुत इसका प्रतिकार हुआ। तो जब भी कोई नया कानून आता है तो समाज का हर वर्ग उसे खुले हाथों से नहीं स्वीकार करता है। एक वर्ग उसको स्वीकार करता है और एक वर्ग उसको अस्वीकार करता है। जब शोषण वाली व्यवस्था में होता है तो उसके खिलाफ होता है, और जब वो खुद शोषित होता है तो वो उसको स्वीकार करता है। तो ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कानूनों के लिए भी सामाजिक प्रभाव इसी तरीके से बदलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहा है वो आपको डालना होगा। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश क्या रहा है वो आपको डालना होगा। अब किसी विषय पे कोई भौगोलिक कारणों की वजह से भी कई बार चीजें बदल जाती हैं। उदाहरण के तौर पे भारत में जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पे महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता है मैदानी राज्यों की तुलना में। आप जब भारत का भ्रमण करेंगे या भारत का सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पे महिलाएं, पर्वतीय इलाके जो हैं भारत के, वहां पे महिलाएं ज्यादा उद्योग धंधों, मतलब घर से ज्यादा बाहर आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से वो खुला जीवन जी रही हैं।
जबकि आप गंगा के मैदान वाले इलाके में आएंगे तो आपको लगेगा कि महिलाओं को घर से बाहर काम करने की आजादी अभी मिली। पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में लड़कियां एमसीए एमबीए करके बाहर पढ़ने जा रही हैं। पहले हमारे यहाँ नहीं होता था। लेकिन आप पहाड़ की तरफ देखेंगे तो वो लोग पहले से करते चले आ रहे हैं। तो जहां कृषि का विकास हुआ और कृषि के विकास के साथ जहां जहां मशीन का प्रयोग होने लगा, वहां महिलाओं की भूमिका कम हो गई और उनको घरों में धकेल दिया गया। तो जैसे आपके उत्तर भारतीय राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे मशीनों का विकास होता गया तो कृषि के कार्यों में महिलाओं का जो योगदान होता था उसको नेग्लेक्ट किया गया और इन लोगों को महिलाओं की जगह पे मशीनों का प्रयोग होने लगा। तभी आप देखेंगे कि में महिला समाज ज्यादा सप्रेस रहा। यही कारण है कि वहां पे हम लोगों को लैंगिक अंतर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो मैं ये बता रहा हूं कि यदि किसी आर्थिक गतिविधि या भौगोलिक कारण या राजनैतिक नीति के कारण, किसी सामाजिक मान्यता या सामाजिक प्रभाव के कारण किसी भी कॉन्सेप्ट पे जो अपने उत्तर में लाना है। मैंने एक उदाहरण दिया था आपको महिला आंदोलन से रिलेटेड। अब मेरा एक अन्य उदाहरण रहेगा कि मान लीजिए प्रश्न आया कि अमेरिका में सब प्राइम संकट आया था या अमेरिका की अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्या भूमंडलीकरण के दौर में अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। इस पे अपना व्यू स्पष्ट कीजिए। अब जब आप इसका उल्लेख करेंगे तो आपको उसका आगे पीछे भविष्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक पहलू हर चीज ध्यान रखना पड़ेगा और ये ध्यान आप तब रख पाएंगे जब आपके पास एक बृहद अध्ययन होगा। जब आपके पास एक बृहद अध्ययन होगा, काफी कॉन्सेप्चुअल होके चीजों को पढ़ा होगा, आपके पास बेसिक समझ भी होगी और बेसिक समझ होने के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी भी होगी। इसलिए जो भी आप लोग चीज आप अपनी क्लियर कर लीजिए। बेसिक जब आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद कॉन्सेप्ट्स का जो आगे का डेवलपमेंट होता है वो अपने आप समझते चले जाएंगे। अगर आपको ये क्या है तो जैसे ही प्रश्न पत्र में आप भूमंडलीकरण को देखेंगे और अर्थव्यवस्थाओं का गठजोड़ देखेंगे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पड़ रहा है, भूमंडलीकरण शब्द पता है तो आप अर्थव्यवस्थाओं का वो जो जुड़ाव हो रहा है उसको भी तुरंत समझ जाएंगे और आप भूत से सब लिख डालेंगे। लगातार अपडेट रहने के लिए अखबारों का अध्ययन, समाचार पत्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। करता है उसकी रैंक उतनी अच्छी होती है। जितना अच्छा जनरल स्टडी में वो स्कोर करता है तो वो स्केलिंग के झंझट से बच जाता है और उसके पास जो एक्चुअल मार्क्स होते हैं वो रॉ मार्क्स होते हैं जो उसकी रैंक को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ गणेश भाई तो आप काटिएगा। नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आप अपने अनुभव को बताइए बच्चों के साथ। तो मेंस में बस एक बात पे ही मैं उसी पे कि मेंस में मुख्य परीक्षा में जितने भी प्रश्न आते हैं, आंसर राइटिंग करने का जो पहला एक तरीका जो मैं अपनाता रहा हूँ वो अप्रोच। इतनी देर से मैं जो आप लोगों को समझा रहा था वो सिर्फ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या होता है उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। यदि किसी विषय में आपको उसका भूत, भविष्य, वर्तमान, उसके विविध पहलू अगर पता है तो आप उत्तर लिखने में सक्षम हैं और ऐसा ही उत्तर आपसे अपेक्षित किया जाता है। कई बार प्रश्न ऐसा होता है जो सीधे पिन पॉइंटेड होता है। कोरोना की वैक्सीन आई है, इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा है, अब ये सिंपल पिन पॉइंटेड आ गया। लेकिन अगर कोरोना वैक्सीन भारत में आई है और भारतीय समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसमें आपको उसका चिकित्सीय एंगल भी देखना होगा, उसका आर्थिक एंगल भी देखना होगा
आपको ये भी देखना होगा कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इसका कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं अंतरराष्ट्रीय के लिए एक बड़ा बाजार बन रहा है, और क्या ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि हाँ भारत को देसी कंपनियों को यहाँ पे इंडिजीनस कंपनियों को डेवलप करना पड़ेगा जो यहाँ पे वैक्सीन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपनी पहुंच को बढ़ाएं। मतलब जो लोग भारत को बाजार समझ के आ रहे हैं, भारत उनको खुद बाजार समझ के अपना माल वहां पे देने लगे। तो आपको कई एंगल हैं, एक आर्थिक एंगल भी है कोरोना की वैक्सीन के ऊपर, एक चिकित्सीय एंगल भी है कि हाँ भाई इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा और जो कोरोना की मृत्यु दर है वो कम होगी, संक्रमण की दर कम होगी है। उसमें सामाजिक एंगल भी है कि स्वीकार कर रहे हैं, कितनी सहजता से स्वीकार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो समस्याएं आ सकती हैं। उसमें प्रशासनिक एंगल भी है कि क्या हमारी मशीनरी जो है वो कोरोना वैक्सीन के इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन को लेके पूरी तरीके से तैयार है, और यदि तैयार है तो किस लेवल पे उसमें क्या कमियां हैं। तो प्रश्न की भूमिका के आधार पे पहले तो आपको जज करना होगा कि सवाल किस तरीके का आंसर आपसे अपेक्षित कर रहा है। एक चीज तो आपको हमें कि आपको प्रश्न का हमेशा एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपने पास रखना है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखने के बाद आप हमेशा एक कॉन्फिडेंस की स्थिति में, प्रश्न यदि सीधा पूछा जाए कि इसके लाभ क्या है और हानि क्या है, तो आप लाभ लिख सकें और हानि लिख सकें। और अगर आपसे व्यापक विश्लेषण करने को कहा जाए तो भी आपके पास चूंकि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, तो आप अपने उस शस्त्रों के पिटारे में से वो शस्त्र निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए डायमेंशनल अप्रोच डेवलप करना बहुत जरूरी है। उसके लिए अध्ययन जरूरी है, अध्ययन करने के लिए अपने आप को रेगुलर अपडेट होना जरूरी है। बेसिक पढ़िए, रेगुलर समाचार पत्रों को पढ़िए, बेसिक जब पढ़ लेंगे और लगातार नया अपडेट उस पर करते रहेंगे तो आप 2-3 महीने बाद खुद को पाएंगे कि आप किसी भी विषय पे एक अच्छी पकड़ रखने में सक्षम हो गए। तो ये हो बिल्कुल। गया पहला सूत्र कि उत्तर लिखते समय मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए। फिर प्रश्न अगर वो सीधा पिन पॉइंट वाला आ रहा है तो भी आप सक्षम होंगे लिखने में। दूसरी बात, हमेशा किसी भी उत्तर को अपने अपडेटेड उदाहरणों द्वारा ही पुष्ट किया जाए। प्रश्न आ गया कि क्या राज्यपाल के विवेकाधिकार उचित हैं? मुख्यमंत्री के चयन के समय क्या राज्यपाल के विवेकाधिकार उचित हैं? अब ये प्रश्न आ गया है। अब आप इसमें उदाहरण देंगे 1980 का तो वो उतना प्रासंगिक नहीं रहेगा। बिल्कुल। आपको अभी लेटेस्ट उदाहरण देने पड़ेंगे। लेटेस्ट उदाहरण आपको देने पड़ेंगे कि किस तरीके से अभी नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने हैं जो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं और राज्यपाल ने किसी एक दल को मौका दिया है और किसी एक दल को नहीं दिया है, जबकि वो दल कह रहा था कि हमारे पास ज्यादा कैंडिडेट थे बहुमत साबित करने के लिए। तो क्या ऐसा विवेकाधिकार राज्यपाल के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये आप अपने करंट उदाहरणों से जो साल 2 साल में जो घटनाएं घटित पे आप अपने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ना कि 1980 और 1990 के किसी उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे कि नहीं ऐसा हुआ था। आप एक छोटे उदाहरण के तौर पर उसको डाल सकते हैं, लेकिन रहेगा तो आपके उत्तर की प्रासंगिकता बनी रहेगी। तीसरा जो है, हमेशा प्रश्न शॉर्ट और सिंपल रहना चाहिए। मैंने आपको इतना लंबा इसलिए बताया है ताकि आप लोग कि मैं क्या कहना चाहता था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा जितने शब्द सीमा है उस शब्द सीमा को अनुशासन के साथ पालन की। एक कि शब्द सीमा का अनुशासन के साथ पालन होगा तो आप जो 3 घंटे की अवधि है उसमें अपना पूरा उत्तर और सभी प्रश्न, तो इसलिए शब्द सीमा का अनुशासन पूरा होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कम शब्दों में अपनी पूरी बात रख सकता है तो वही एक बहुत अच्छा प्रस्तुता है, वही उसी का उत्तर जो है वो सबसे अच्छा है।
इसलिए आपको उत्तर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको फ्रेमिंग करनी पड़ेगी कि किस फ्रेम क्या होगा। कोई भी प्रश्न देखा तो बस बिना सोचे समझे उस पर लिखना नहीं शुरू कर देना है। अपनी कॉपी के लास्ट पेज को अपना रफ पेज बनाइए और उस पे आप फ्रेमिंग कीजिए कि आपको इस पे क्या क्या डालना छूट जा रहा है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो डालना चाहिए था और मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो एक हर प्रश्न की एक फ्रेमिंग बनाइए और आखिरी का पेज अपना रफ पेज बनाइए। बाद में पूरा उत्तर लिखने के बाद उसको काट दीजिए। जब आप फ्रेमिंग कर लेंगे तो आपकी शब्द सीमा का अनुशासन हमेशा बना रहेगा। कई बार क्या होता है, जब आप मेंस का उत्तर तो आधा उत्तर लिख देते हैं और बाद में पता चलता है कि हम वो जवाब तो दे ही नहीं पाए जो प्रश्न कर रहा था, हम भूमिका ही बांधते रह गए हैं। 200 शब्दों में उत्तर लिखना है और उसमें हम लोग 100 शब्द से भूमिका ही बांधने में रहे। चीजों से बचने के लिए लास्ट पेज में एक फ्रेमिंग करना बहुत आवश्यक है। जब आप फ्रेमिंग कर लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो मुझको इसमें अतिरिक्त डालने हैं। बिना फ्रेमिंग करे आप लिखने, तो मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं। एक, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो अपने अंदर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पैदा करने की कोशिश कीजिए। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वही होता है कि किसी भी विषय का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक जो विश्लेषण है उसकी क्योंकि फिर किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर देने में आप सक्षम होंगे, चाहे वो विश्लेषणात्मक आए, चाहे वो सीधा सपाट आए, चाहे वो समीक्षा के लिए आए, चाहे वो आलोचनात्मक आए। आपके पास ऐसा ब्रह्मास्त्र होगा जो हर किसी पे चलाया जा सकेगा। सेकंड बात, उत्तर हमेशा शॉर्ट और सिंपल रखने हैं, कम शब्दों में ज्यादा आपको जानकारी देनी है, कागर में सागर। समय प्रबंधन हमेशा उचित रखिए। आपने मान लीजिए कि 20 और आप समय अवधि का अनुशासन ना रख पाने के कारण सिर्फ 17 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, तो ऑलरेडी आप 3 क्वेश्चन छोड़ के अन्य लड़कों की अपेक्षा पीछे रह गए। भले ही आपने उत्तर कितना अच्छा क्यों ना लिखा हो, लेकिन आप उत्तर नहीं लिख पाए, जिसकी वजह से आप 8-10 नंबर पीछे ही रह जाएंगे। तो आप गुणवत्तापूर्ण आंसर लिखने के बावजूद भी उन लोगों के बराबर आ जाएंगे जिनका उत्तर गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा लेकिन उसने क्वांटिटी मेंटेन कर दी। तो एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो समय सीमा के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन करे। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो हमेशा स्कोर बहुत अच्छा करेगा। चौथा जो मैं सबसे लास्ट अपनी बात रखता हूँ आंसर राइटिंग को लेके, मैं यही बस 3-4 सूत्र मैं फॉलो करता आया हूँ कि भाषाई शुद्धता बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी भाषा में पकड़, आपके पास बहुत सारे शब्द होने चाहिए और प्रचलित शब्द आपके पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहां सोच रहे हैं तो आपको शब्द नहीं मिल रहा है। साहित्यिक भाषा से बचिए। आप प्रशासनिक सेवा की नौकरी में जा रहे हैं तो हमेशा वैसी भाषा का प्रयोग कीजिए जो बहुत ज्यादा अलंकारिक ना हो, बल्कि वैसी भाषा हो जो समाचार पत्रों में चलती है। ये मेरा मानना है। हो सकता है कि आप इससे अलग तर्क रखते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि वैसी भाषा जो जल्दी से संदेश को स्पष्ट करे, सहज हो, सरल हो और हाँ, सहज हो, सरल हो और जल्दी से सामने वाले को आपका मैसेज कन्वे करती हो, वही सबसे बेस्ट भाषा। तो 4 सूत्र, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, उचित समय प्रबंधन, शब्द सीमा प्रबंधन, भाषा का प्रबंधन, ये 4 चीजें हैं। इसके साथ आप आंसर राइटिंग कीजिए। निसंदेह मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और जिस तरीके से बिहार में लगातार परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, तो ये आप सबके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। वरना पहले के समय पे 3-3, 4-4 साल में परीक्षाएं आयोजित होती थी, फिर उसका रिजल्ट 2-2, 3-3 साल में आता था। तो आप लोगों के लिए तो ये एक नियमित स्तर पे निरंतर परीक्षाएं हो रही हैं, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं अपनी बात
इसी तथ्य के साथ यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई आपको। धन्यवाद।